एक दिन सास अपने बहू के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती है, लेकिन वहीं पर जो बहू होती है उसे धमकाने लगती है और इसके एवज में सास भी उसे उल्टा धमकाने लगती है। इसके बाद जो बहू होती है अपने पति यानी कि उस माँ के बेटे के पास फोन करती है और उसे ढेर सारी उल्टी सीधी बातें सिखा देती है और कहती है कि माँ तो ऐसा कर रही है, माँ तो वैसा कर रही है। और इस बात को सुनने के बाद जो बेटा होता है उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। जैसे ही शाम के समय वो अपने घर लौटता है तो घर लौटकर अपनी माँ को धमकाने लगता है, लेकिन माँ इस बार उनकी एक नहीं सुनती है और इस वजह से जो बेटा होता है अपनी माँ पर एक थप्पड़ लगा देता है। माँ जमीन में गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उन बातों को याद करती है जब उसने अपने बेटे को बड़ी ही मुसीबतों से पाल पोस कर बड़ा किया था और बचपन से वो सोच रही थी कि बेटा बड़ा होकर उसका ख्याल रखेगा, लेकिन यहाँ तो बेटे ने उस पर हाथ उठा दिया था। इसके बाद माँ कुछ ऐसा करती है कि बेटा बहू पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माँ हमें माफ़ कर दो। क्या हुआ था इस कहानी में ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के एक शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक बूढ़ी माँ है और एक उसका बेटा है जो कि शादी के योग्य हो गया है। माँ का नाम मीना देवी है और बेटे का नाम कुलदीप है। बेटे का नाम कुलदीप उसने और उसके पति ने बड़े ही लाड़ चाव से रखा था क्योंकि यह उनका इकलौता बेटा था और इसके अलावा वो कोई और औलाद नहीं चाहते थे। लेकिन तभी जैसे बेटा 8 साल का होता है तो उसी दौरान मीना देवी के पति की एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है और उसके बाद से मीना देवी ने दूसरों के घरों में काम करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि आज उसका एक कंपनी में इंटरव्यू है और अगर इस कंपनी में उसकी नौकरी लग जाती है तो वो अच्छे खासे रुपए पैसे कमाएगा। माँ घर पर बैठकर इस चीज की राह देख रही है कि कब उसका बेटा आए और उसे खुशखबरी सुनाए कि उसका सिलेक्शन उस कंपनी में हो गया है और उसके बाद उसकी जिंदगी भी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे बेटा आता है तो बेटे के चेहरे पर खुशी थी और इस खुशी को देखकर माँ भी समझ जाती है कि बेटे की नौकरी लग गई है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। वह आकर अपनी माँ को खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि माँ मेरी अब नौकरी लग गई है, अब मैं अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर माँ की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं होता है और वह अपनी सहेलियों में जाकर इस बात का ढंढोरा पीटती है कि अब मेरा बेटा नौकरी लग गया है और अब मुझे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद होता भी यही है, बेटा नौकरी करता है और माँ से काम करने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। माँ बड़ी खुश है कि अब उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होगी और बेटा भी कमाने लगा है। लेकिन तभी अचानक से उसे ख्याल आता है कि क्यों ना मैं बेटे की शादी कर लूँ। शादी हो जाएगी तो इसकी पत्नी होगी और इसके बच्चे होंगे और बच्चों के साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा मन लगने लगेगा। यही सोचकर एक शाम जब बेटा घर लौटता है तो वह उससे शादी की बात करने लगती है तो बेटा भी हामी भर लेता है, कहता है कि हाँ माँ कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे पास अपना घर है, मेरा रोजगार भी है, तो मैं अच्छे से अपने परिवार को पाल सकता हूँ, तुम बेशक से मेरी शादी कर लो। माँ बेटे की शादी कर लेती है और शादी करने के बाद बेटे की पत्नी इस घर के अंदर आती है और घर के अंदर का जो छोटा मोटा काम होता है उसे भी अपने कंधों पर लेने लगती है। इस बात को देखकर माँ मीना देवी बड़ी खुश होती है और सोचती है कि अब तो मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से संवर गई है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और अब तो मैं घर के अंदर राज करूँगी। लेकिन वहीं पर जो उसके बेटे की बहू थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आई थी तो पति के व्यवहार को समझने के लिए और अपनी सास को व्यवहार को समझने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। जब उसे दिखाई देता है कि इनके अंदर अच्छी खासी बॉन्डिंग है और ये लोग उससे कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके वह अपनी सास के ऊपर अत्याचार करना चालू कर देती है। स्टार्टिंग में वो बीमारी का बहाना बनाया करती और जैसे वो बीमारी का बहाना बनाया करती तो उसकी सास घर के पूरे काम को समझाने लगा करती और घर का खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ खुद कर लिया करती। इस बात को देखकर बहू के दिमाग में ढेर सारी खुरापात चलने लगती हैं और वह सोचती है कि बीमारी का बहाना तो बड़ा अच्छा है और जब ये अभी काम कर सकती है तो ये ठाली भला क्यों बैठेगी। यही सोचकर बहू अब जब बीमार भी नहीं हुआ करती तब भी वह अपनी सास को कभी कभी प्यार से काम बता दिया करती और धीरे धीरे करके नौबत यहाँ तक आ जाती है। अब जो बहू होती है उसने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था और वह जब भी उसकी सास उससे कुछ कहा करती तो वह बीमारी का बहाना बना लिया करती और उसका जो पति होता है वह भी इन सब चीज़ों में उसका साथ देता है क्योंकि पति नौकरी किया करता है और उसे घर से कोई भी मतलब नहीं है। जैसा उसकी पत्नी बता दिया करती वैसा ही वो सुना करता और जब भी घर आया करता है तो माँ के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता है। वह तो पूरा टाइम अपनी पत्नी को दिया करता और उस घर के अंदर आराम से रह रहा था।
धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और समय के चलते चलते स्थिति काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। जो बुजुर्ग सास थी वह घर का पूरा काम किया करती, वहीं जो उसकी जवान बहू थी वह घर के अंदर आराम किया करती, कभी टीवी देखा करती तो कभी मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस देखा करती, लेकिन घर के काम पर हाथ नहीं लगाया करती थी। यहाँ तक कि अब फिलहाल वो काम के अंदर नुक्स भी निकालने लगती है और अपनी सास से बुरी तरह से बात करने लगती है। जब भी कभी माँ अपने बेटे से ये बात कहने की सोचती है तो वह सोचने लगती है कि इससे मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा और क्यों भला मुझे बुढ़ापे में ऐसी क्या जरूरत है, जब तक बस की है काम करती रहती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर उसके बेटे को भी ये बात पता थी कि माँ ही घर का काम किया करती है, लेकिन वह अपनी पत्नी की बातों में चला करता और उसने कह दिया था कि माँ को अभी ठाली बैठने की जरूरत नहीं है, अगर ये ठाली बैठेंगी तो बीमार हो जाएंगी। इन्हीं बातों को सोचकर बेटा कुछ नहीं कहता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन की बात है, घर में चावल बनाए हुए थे, लेकिन तभी जो बूढ़ी माँ होती है वो रोटियां बनाने के लिए कहने लगती है। सुबह सुबह का समय था, क्योंकि घर का भोजन तो मोस्टली बहू ही बनाया करती थी, बाकी सारे काम माँ किया करती थी। इसके बाद जब सुबह सुबह वो रोटियों की फरमाइश करती है, तभी जो उसका बेटा होता है वह अंदर से ये बात सुन लेता है और अपनी माँ को धमकाने लगता है। कहता है कि माँ, तुम्हें पता नहीं है इसकी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी खाना बना रही है, तो तुम्हारे और अलग अलग से नखरे हैं, जो बनाया है उसी को खा लो। लेकिन तभी बूढ़ी माँ कहती है, बेटा अब मैं काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चली हूँ और मुझे खांसी जुकाम भी है, अगर मैं चावल खाऊंगी तो और भी ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी, और इससे अच्छा तो मेरे लिए 2 रोटी सेक देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं पर बेटा माँ से साफ साफ मना कर देता है और उसे धमका देता है। कहता है कि तुम्हें इसकी बीमारी नहीं दिखाई देती और तुम तो अपनी लेकर बैठी हुई हो, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, जो मिलता उसे खा लो और आराम से अपना समय व्यतीत करो। ऐसा कहकर बेटा घर से चला गया था, लेकिन ये बात माँ के दिल में चुभ गई थी। माँ चावलों को नहीं खा पाती है, जो दाल उन चावलों के साथ बनाई थी उस दाल को पी लेती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पास उसके पति की एक तस्वीर थी, तो उसे अपने सीने से लगाती है और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगती है कि तुम तो चले गए, लेकिन मुझे यहाँ पर छोड़ गए, मुझे भी अपने साथ ले जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो हमारा इकलौता बेटा कुलदीप था वह तो अपनी पत्नी की चाल में इतना चलता है कि मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करता है, और मैं क्या करूं। ऐसा सोच सोच कर कह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और ये बातें बहू को भी सुन जाती है। लेकिन जब सास रोया करती है तो उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता है और वह तो अंदर ही अंदर प्रसन्न हुआ करती है। थोड़ी देर रोने के बाद वह चुप हो जाती है और वहां से घर के सामने वाले पार्क में चली जाती है। अक्सर वो दिन के समय में यहाँ पर आ जाया करती अपना समय बिताने के लिए, और साथ में कुछ बुजुर्ग महिलाएं और आ जाया करती थी। उन्हीं में से उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम सुमन होता है। आज जैसे उसकी सहेली सुमन उसका चेहरा देखती है तो वह पहचान जाती है कि कुछ ना कुछ इसे दिक्कत है और यह उसे हम लोगों से छुपाने की कोशिश कर रही है। वह उसे पूछने लगती है कि क्या परेशानी है, लेकिन वो हंसकर अपनी मुसीबत को छुपा रही थी और कहती है कि कोई भी परेशानी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तू सुना तेरी जिंदगी कैसी चल रही है। लेकिन तभी जो सुमन होती है उससे कहने लगती है कि ठीक है, अगर ठीक ठाक चल रहा है तो ऐसा करते हैं, एक धार्मिक यात्रा के लिए एक बस जा रही है, तो क्या तू भी हमारे साथ चलेगी, वहीं पर चलते हैं और आराम से ऐसो आराम करेंगे। लेकिन तभी जो बीना होती है वह एकदम से अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुमन यह बात देखकर उसे शांत कराती है और पूछने लगती है कि आखिर क्या बात है और तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। तो वह अपनी पूरी कहानी उस सहेली को बता देती है और कहती है कि इस तरह से जो मेरे बेटा बहू है वो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं किया करते हैं, और तुम जहाँ पर घूमने के लिए कह रही हो अगर उसका जिक्र उनके सामने आया तो मुझे बहुत ज़्यादा धमकाएंगे। यह बात सुनकर जो सुमन होती है उसको बड़ा ही बुरा लगता है और वो कहने लगती है कि अगर तू ऐसे ही करेगी तो तेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो अपने हक के लिए आवाज़ लड़ा, क्योंकि जिस घर के अंदर तुम्हारे बेटा और बहू रहा करते हैं वो घर तो तुम्हारे पति की कमाई का है ना, वो तो तुम्हारे नाम है और इसके बेस पर सरकार तुम्हें उनसे खर्चा दिलाएगी। लेकिन तभी जो बीना होती है वो इस बात को सुनकर थोड़ी सी सोच विचार करती है और कहने लगती है कि छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ, तुम्हारे बहू बेटा तो अच्छे हैं। लेकिन तभी वो कहने लगती है कि कौन किसके बहू बेटा अच्छे हैं, वो तो अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है तभी ये अच्छे होते हैं। मेरे बहू बेटा भी ऐसे ही जैसे तुम्हारे हैं, लेकिन मैं कभी भी उनके अत्याचारों को सहन नहीं करती, मैं उसके लिए आवाज़ उठाया करती हूँ और उनको जवाब दिया करती हूँ। इस बात को सुनकर जो बीना होती है उसके अंदर भी साहस बढ़ जाता है और वह भी ऐसा ही करने की सोचती है। वह उससे ढेर सारी बातें करती है और बातों के दौरान तरह तरह की अटकलें जो सुमन होती है वह बीना को सिखा देती है। जैसे वहाँ से जाने का समय होता है तो उसके बाद वह घर जाने लगती है और घर जाने में जैसे उसे थोड़ी सी देर हो गई थी तो उसकी बहू उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी जो बीना होती है वह अपनी बहू पर उल्टा चढ़ बैठती है और उसे धमकाने लगती है।
कहती है कि तूने समझ क्या रखा है, ये मेरा घर है जिसके अंदर तुम ऐसो आराम से रह रहे हो, और इस तरह से अगर तुमने मेरे साथ किया तो मैं तुम लोगों को इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। यह बात सुनकर जो उसकी बहू होती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि आज माँ जी को ऐसा क्या हो गया जो वह उल्टी जवान लड़ा रही हैं। इसके बाद कैसे भी करके बहू अपनी सास पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो बीना थी उसे सुमन की वो सारी बातें याद थी जो कुछ उसने बताया था कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो वह अपनी बहू से लड़ाई कर देती है और उसे धमका कर घर के अंदर घुसा देती है और कहती है कि आज के बाद तुमने अगर मुझसे किसी भी काम के लिए कहा या कभी भी मेरी तरफ आंख उठाकर देखी तो फिर देख लेना। अब जब बहू देखती है कि उसकी सास उसके काबू में नहीं आ रही है तो उसके बाद वह अपने पति को फ़ोन मिला देती है और रो रो कर उसे ढेर सारी बातें ऐसी बता देती है कि माँ जी ने तो मुझसे ये कहा है, माँ जी ने उनसे वो कहा है, और वो कह रही थी कि इस घर से तुम्हें निकाल दूंगी और ये मेरा घर है। इन बातों को सुनने के बाद जो बेटा कुलदीप होता है उसको भी अपनी माँ पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब तक वह अपनी माँ के बलिदानों को भूल चुका था, उसकी की गई मेहनत को भूल चुका था जो उसने उसे पालने पोसने के लिए की थी, और वह अपनी पत्नी का कहा माना करता था। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे ही बेटा वापस आता है तो उसके मन में ढेर सारा गुस्सा अपनी माँ को लेकर था, तो वह अपनी माँ से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान जो माँ होती है वह अपने बेटे को भी खरी खोटी सुनाने लगती है, क्योंकि अभी तक उसके अंदर वो जोश भरा हुआ था जो सुमन ने उसके अंदर भरा था। लेकिन जैसे ही बेटा देखता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो वह एक जोरदार थप्पड़ अपनी माँ को लगा देता है, जिस थप्पड़ को लगने की वजह से माँ जमीन में गिर जाती है और पड़ी पड़ी फूट फूट कर रोने लगती है। सारी की सारी वो बातें जो उसे सुमन ने सिखाई थी वो एक ही बार में गायब हो गई थी, और इसके बाद माँ चुपचाप जाकर अपने कमरे के अंदर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पूरी रात भर उसे रोते हुए निकल जाती है, लेकिन बेटा और बहू किसी ने भी उसे खाने तक के लिए नहीं पूछा था। पूरी रात भर वो ऐसे रहती है और सुबह सुबह उठकर बेटा अपने काम के लिए चला जाता है और बहू अपने घर के काम में लग जाती है। लेकिन जो सास होती है वह अभी तक अपने आप को कमरे में बंद रखती है और उसे बहुत तेज से भूख भी लगी थी। इसके बाद धीरे धीरे दिन के 11 बज जाते हैं और 11 बजे उसका पार्क में जाने का समय हो जाता है। 11 बजे वह दोबारा से पार्क में जाती है और पार्क में जाने के बाद चुपचाप दूर जाकर एक अलग सी बेंच पर बैठ जाती है। सुमन जैसे अपनी सहेली को ऐसा बैठा हुआ देखती है तो वह उसके पास जाती है और जाकर उसे पूछने लगती है कि बहन क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे वो उससे हालचाल पूछती है तभी एकदम से जो बीना देवी होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और उसे गले लगाकर उसे पूरी दास्तान सुना देती है कि मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया है और ये बात बहुत ही गलत है और मैं इस बात को चाहकर भी बुला नहीं पा रही हूँ। इस बात को सुनकर जो सुमन देवी होती है वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुझे पुलिस का सहारा लेना चाहिए और अपने लिए कोई वकील खड़ा करना चाहिए। यह बात सुनकर जो बीना देवी होती है वो पहले तो हिचकती है, लेकिन जब सुमन उसे अच्छी तरह से समझाती है, कहती है कि देखो कानून के अंदर प्रावधान है, जब बुजुर्गों की सेवा बच्चे नहीं किया करते तो या तो उन्हें उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल होना पड़ता है और या फिर उन्हें खर्चा देना पड़ता है। इस बात को काफी देर समझाने के बाद जो बीना देवी है वो इस बात के लिए तैयार हो जाती हैं और यहाँ से सुमन देवी और बीना देवी एक वकील के पास जाती है, जो वकील भी काफी ज्यादा बुजुर्ग था और एक्सपीरियंस होल्डर था। उसके बाद जो बीना देवी हैं अपनी पूरी के पूरी कहानी उसे सुनाती हैं, तो वकील साहब भी उसके लिए जो कानून बने हुए थे उन कानूनों को उन्हें समझा देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी प्रॉपर्टी पर रहेंगे तो उन्हें तुम्हारे लिए खर्चा देना होगा और ये तुम्हारा कानूनन अधिकार है, और तुम चाहो तो उस घर को भी खाली करवा सकती हो जिस घर के अंदर तुम्हारे बच्चे ऐसो आराम से रह रहे हैं। यह बात सुनकर बीना फैसला कर लेती है कि वह अपने हक के लिए पुलिस का सहारा लेगी और इसके बाद वकील साहब के कहे अनुसार पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को अपने साथ लेकर सीधा उस घर पे पहुंच जाती है जो घर उसके पति ने बनाया था और उसके अंदर उसके बेटा बहू आराम से समय व्यतीत कर रहे थे। जैसे घर के अंदर पुलिस आती है तो उसकी जो बहू होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी सास भी उसके साथ थी और साथ में पुलिस वाले उसे घर से निकलने के लिए कह रहे थे। तभी जो बहू होती है अपने पति के पास फोन करती है, पति अपनी नौकरी से फौरन वापस घर आता है और घर आकर पूछने लगता है कि ये क्या बात है। लेकिन तभी पुलिस वाले बताते हैं कि ये घर इनका है और आप लोग जबरदस्ती यहाँ पर रह रहे हो, तो ये नहीं चाहती कि आप लोग इस घर के अंदर रहो क्योंकि आप लोग इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखते। बेटा इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो लोग शहर के अंदर रहा करते थे और शहर के अंदर अगर वो किराए का घर लेते तो उसके बाद उनके गुजारा होने में बड़ा ही मुश्किल होती और वह ये नहीं चाहता था। इसके बाद वह अपनी माँ को समझाने लगता है, कहता है कि नहीं माँ कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई और आगे से हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन माँ उनसे बात तक भी नहीं करती है और पुलिस वालों से कहलवाती है कि देखो साहब, अगर ये इस घर को खाली नहीं करना चाहते तो ये मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसे देंगे,
मैं इनसे अलग रहूंगी, इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। अंदर ही अंदर तो माँ बहुत कुछ और भी सोच रही थी, लेकिन वो पुलिस वालों से ये बात कह देती है और इस बात के लिए उनका बेटा एग्री हो जाता है। वह सोचता है कि कोई बात नहीं, कम से कम अपना घर तो रहेगा, माँ जहाँ चाहे वहाँ रह लेगी, उसे खर्चा दे देंगे। इसके बाद जो बेटा होता है खर्चा देने के लिए उन पेपरों पर साइन कर देता है जो पेपर वकील ने बनाए थे, और उन पेपरों को लेकर जो बीना देवी होती है अपने बेटे से खर्चा लेती है और एक किराए के कमरे में अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाती है। वह वहां पर रहा करती है और इस खर्चे को देने की वजह से जो बेटा होता है अब उसका अच्छी तरह से समय बीतने में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यह बात उसे बार बार परेशान करती है, लेकिन फिर भी कानून की वजह से उसे खर्चा देना पड़ता है और इसी तरह से समय बीतने लगता है। इधर जो वीणा देवी होती है उस कमरे के अंदर रहने के दौरान उसे अकेलापन बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगता है और एक दिन वह सुमन के पास जाकर इसका सॉल्यूशन पूछने लगती है। तो वो बताती है कि देखो तुम पढ़ी लिखी भी हो और छोटे बच्चों को तो तुम बिल्कुल से पढ़ा सकती हो, तो जो पास ही का स्कूल है उसमें अपने लिए बात कर लो, भले ही वो तनख्वाह कम दे दे लेकिन इससे तुम पैसे भी कमाओगी और साथ में तुम्हारा मन भी बढ़ जाएगा जब बच्चों के बीच में रहोगी। इसके बाद माँ अपनी सहेली का कहा मानती है और पास ही के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने की बात कर लेती है। पहले तो प्रिंसिपल साहब उसकी उम्र को देखते हुए उसे मना करते हैं, लेकिन जब वो अपनी पूरी कहानी बताती है तो उसके बाद प्रिंसिपल साहब को उन पर तरस आता है और वह सोचने लगते हैं कि अगर मैंने इसको नौकरी दे दी तो ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी और उसके बाद बच्चों को अकल आ जाएगी। तो वह उन्हें अपने स्कूल में बच्चों पढ़ाने के लिए रख लेते हैं और थोड़ी कम ही सही लेकिन उसे सैलरी देते हैं। बीना देवी दिन के समय में स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया करती और सुबह शाम अपने काम धंधे में लगा रहा करती, अच्छी तरह से उसका समय व्यतीत होने लगता है। इधर जो उनका बेटा होता है कुलदीप, माँ को खर्चा देने की वजह से उनका समय बिल्कुल भी व्यतीत नहीं होता है और इसके बाद दोनों पति पत्नी को अपनी की गए कामों पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वह सोचने लगते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है और ये तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुलदीप एक बार अपनी माँ से माफी मांगना चाहता है और सोचता है कि मैं अपनी माँ से माफी मांग लूं और माफी मांगने के बाद उन्हें मनाकर वापस अपने घर ले आऊं। यही सोचकर कुलदीप और कुलदीप की पत्नी एक शाम जब बीना देवी अपना पूरा घर का काम करके घर के अंदर आराम कर रही थी और उस टीवी पर प्रोग्राम देख रही थी, जो टीवी उसने अभी भी खरीदा है अपने उन पैसों से जो पैसे उसे सैलरी में मिले हैं। वहां पर जाने के बाद वह दरवाजा खटखटाते हैं और बीना देवी अंदर से दरवाजा खोलती है। जैसे ही अपने बेटा बहू को अपने दरवाजे पर देखती है तो वह उनसे वहां से जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन जो बेटा बहू होते हैं उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि माँ मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम वापस से हमारे घर चलो, क्योंकि जब तक तुम घर में नहीं रहोगी तब तक हमारी जिंदगी आराम से व्यतीत नहीं होगी और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी भी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। माँ पहले तो मना करती है लेकिन बच्चे उसके ही थे तो इसी वजह से उसे बच्चों पर तरस आ जाता है और वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। माँ अपने बेटे के साथ और अपनी बहू के साथ वहां से दोबारा से उसी घर में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन वो उनसे साफ साफ बोल देती है कि खर्चा तो मुझे अब भी चाहिएगा, चाहे तुम मुझे भले ही अपने घर में रख लो। हाँ ये बात है, थोड़ा कम खर्चा दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बेटा कहता है कि माँ खर्चा नहीं, आज से इस घर की पूरी जिम्मेवारी तुम ही उठाओगी और तुम्हारी बहू और मैं तुम्हारे कहे से काम करेंगे। इसके बाद परिवार के अंदर जो बूढ़ी माँ होती है उसे पूरा चार्ज सौंप दिया जाता है और घर के लिए जो भी कोई नया सामान आया करता या कोई भी नया काम बेटा और बहू किया करते उसकी अनुमति पहले माँ से लेनी पड़ा करती और उसके बाद ही वो काम किया जाता। इसके बाद घर के अंदर और भी ज्यादा तरक्की होने लगती है और बेटा बहू का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। बेटा तो माँ से उस नौकरी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन माँ मना कर देती है और कहती है कि बेटा जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक मैं वहां पर काम करूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। माँ घर के अंदर आत्मसम्मान के साथ रहा करती है और बेटा और बहू दोनों सुबह शाम बैठकर उनसे बातें किया करते हैं। रात को सोते समय जो बहू होती है उनके पैर दबाया करती है और अब बिल्कुल भी अपनी सास से ऊंची आवाज तक में बात नहीं किया करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।